सो हेलो गाइस, तो ये अप्रैल वाले मंथ का हमारा थर्ड वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट होगा। और ये वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का टेस्ट बना करके मैंने अपनी क्रैक जीके ट्रिक्स के एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया है। तो वहां जाकर के वो टेस्ट आप सभी लोग लगा लेना, ताकि आपको भी ये पता लग जाए कि ये सारे क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़े, अगर उनका आप टेस्ट लगाते हो तो उनमें से कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाते हो। और बीच बीच में इन टेस्ट को लगाते रहा करो, ताकि आपका रिविजन होता रहे, चीजों को आप भूलो नहीं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अभी किस आईआईटी ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक बनाया है? तो सही उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच करने के लिए ये आयुसिंक नाम से एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया है। नॉर्मली क्या होता है, जो डॉक्टर ये स्टेथोस्कोप होता है जिससे वो धड़कन सुनते हैं, तो उसके लिए मरीजों के पास जाना पड़ता है। लेकिन इस डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुसिंक, इसको अगर डॉक्टर यूज करेंगे तो मरीजों के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो दूर से ही मरीजों की धड़कन सुन सकते हैं। अब मरीजों के पास नहीं जाएंगे तो उनके संक्रमित होने का खतरा भी नहीं रहेगा। किनके संक्रमित होने का? डॉक्टर्स के। तो याद रखना, बनाया किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। और अभी आईआईटी बॉम्बे न्यूज में भी था, क्योंकि इसने क्वारंटाइन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। बाकी और आईआईटीज भी न्यूज में थे, जैसे कि आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की कहां पर है? पंजाब में है। अभी इसने प्राणवायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था, और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक फेस शील्ड भी बनाया था। वैसे अभी फुल फेस शील्ड आपका डीआरडीओ ने भी बनाया था विप्रो 3D के साथ मिलकर के। बाकी और आईआईटीज की बात करें तो आईआईटी गांधीनगर ने अभी लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। और आईआईटी मद्रास से याद रखना कि भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। और अभी आईआईटी मद्रास ने ही अनियमित मानव रहित ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित ड्रोन डेवलप किया है। फिर है, किस राज्य में भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो जल्द ही जीएमआर एयरपोर्ट्स आंध्र प्रदेश में भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाएगा और उसे ऑपरेट भी करेगा। जीएमआर क्या है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड हैं जीएम राव। मैं आपको साथ में बता दूं, जीएमआर ने ही दिल्ली और जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी बनाया था। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात है, तो आंध्र प्रदेश की अभी वर्तमान में कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। और अमरावती में ही हमारे देश का 25वां हाईकोर्ट भी बना है, और जिसके चीफ जस्टिस है वर्तमान में जेके माहेश्वरी। मुख्यमंत्री इसके जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर है विश्व मोहन हरिचंद्रन। आपको याद रखना है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आपके आंध्र प्रदेश में ही बना है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये भी बना है आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा अभी कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। जबकि सब्जियों में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल टॉप पे है। और अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था कि पोषण अभियान को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है। जबकि भाग लेने वालों की संख्या के मामले में तमिलनाडु टॉप पे था। फिर अभी प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है, किस नाम से? सही उत्तर होगा डीडी रेट्रो के नाम से। तो इस चैनल पे डीडी नेशनल के जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम हुआ करते थे, जो काफी चलते थे, उन्हीं के लिए ये चैनल बनाया गया है, ताकि लोगों की पुरानी यादें ताजा हो सके और लॉकडाउन के समय में वो घर पे बैठे हुए बोर ना हो, आराम से टीवी देखे और घर के बाहर ना निकले। रामायण, महाभारत, शक्तिमान, ये सब इसमें दिखाए जाएंगे। प्रसार भारती की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अभी इसके चेयरमैन का नाम न्यूज में था, ए सूर्य प्रकाश इनका नाम है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये रिटायर्ड हो गए हैं। सीईओ का नाम है शशि शेखर वेम्पति। फिर है, किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा विरूपाक्ष मिश्रा। तो अभी आपको पता होगा 10 बैंकों का विलय होकर के 4 नए बैंक बन गए हैं। अभी ये लागू हो चुका है 1 अप्रैल से ही। तो उसमें ही कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, और उसके बाद विरूपाक्षा मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। इससे पहले ये विरूपाक्ष मिश्रा कॉरपोरेशन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला कि 10 बैंकों का आपस में विलय हो गया, मर्जर हो गया और 4 बैंक बन गए। तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए और कौन कौन से बैंक का आपस में विलय हुआ ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हो गया पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया कैनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया इंडियन बैंक में। और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो एक तो ये आपको याद रखना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और 1919 से आपको कुछ याद भी आता होगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस साल इसे 101 साल हो गए। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है।
और इसके एमडी सीईओ है राज किरण राय जी। बाकी जो ये नाम देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर एमएस कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ वापस से रीअपॉइंट हुए थे ये। संजय अग्रवाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने, मतलब रीअपॉइंट हुआ इनका भी, पुनः नियुक्त हुए ये भी। बबीता रायडू सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। फिर अभी भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा यानी कि क्वारंटाइन सर्विस स्थापित की गई? तो सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी नेशनल पार्क में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है। अच्छा, ये नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस नेशनल पार्क के बीच में से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? रामगंगा नदी, याद रखना। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी अमेरिका के ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित हो गया था। उसके बाद ही इस भारतीय नेशनल पार्क ने जानवरों को अलग करने के लिए अपने परिसर में लगभग 10 क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना शुरू कर दी। फिर अभी यस बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ अपने बीमा समझौते यानी कि बैंकाश्योरेंस के विस्तार की घोषणा की है? तो आंसर होगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, ये बैंकाश्योरेंस मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी एक बैंक हो गया, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक टाई अप करता है, समझौता करता है, जिसे बैंकाश्योरेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो भी उसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बैंक की सभी ब्रांचों में आकर के बेच सकती है उनके कस्टमर्स को, और इसमें जो भी मुनाफा होता है उससे दोनों को फायदा होता है। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ है प्रशांत कुमार, अभी नए बने थे। इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। टैगलाइन याद रखो, खास तौर पे बैंक वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो याद रखें, पूछी जाती है एग्जाम में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, स्थापना सन 2000 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी। फिर है कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। मतलब कोविड-19 के मरीजों का इलाज अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ अब आयुर्वेदिक दवाइयों से भी किया जाएगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना गोवा। और इसी के साथ आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ा भी था कुछ समय पहले कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए प्लाज्मा थ्योरी को यूज करेगा कौन सा राज्य? सबसे पहले केरल। गोवा की कैपिटल पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो मंडवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। याद रखना, एक बर्ड सेंचुरी काफी एग्जाम में पूछी जाती है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो कि आपके गोवा में है। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को इसका आंसर देना है। सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? मैंने आपको बताया ना, सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो गोवा में है। अब आप मुझे बताओ सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसी तरह से आपको चीजों को लिंक कर करके पढ़ने की आदत डालनी है, उससे आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर होंगे, और चीजों को आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी चीजें याद होंगी और लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद होंगी। फिर अभी एम्स ऋषिकेश ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है? तो आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें किसी व्यक्ति को जांच कराने के लिए हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स एम्स ऋषिकेश में बैठे बैठे ही मरीज की जांच उसके घर पर ही कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा कि एम्स ऋषिकेश ने अभी आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर के प्राण वायु नाम से एक वेंटिलेटर भी बनाया है, तो वो पॉइंट भी याद रखना। और इसी तरह से अभी आईआईएससी बेंगलुरु ने भी प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत स्वदेशी वेंटिलेटर बनाए थे, तो वो प्राण वायु है और ये प्रोजेक्ट प्राण है, तो इनमें भी थोड़ा अंतर रखना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करेंगे, स्थापना 1954 में हुई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमवी गौतमा। फिर है कोविड-19 के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक यानी कि प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश कौन सा बना? तो आंसर होगा भारत। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये बेसिकली एक मलेरिया की दवा है, पर अभी इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और भारत पूरी दुनिया में 70% वार्षिक उत्पादकता के साथ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादकता और यानी कि प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन गया है। और आपको याद भी होगा कि आईसीएमआर ने कोविड-19 का इलाज में इसके उपयोग की सिफारिश भी की थी। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि हमारी सरकार ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को H1 अनुसूची दवा की श्रेणी में शामिल किया था। इसका मतलब क्या हो गया H1 श्रेणी में शामिल करने से? अब डायरेक्ट आप मेडिकल पे जाकर के इस दवा को नहीं खरीद सकते हो जब तक कि आपको डॉक्टर लिख के न दे दे। अच्छा, दवाइयों की बात चल रही है तो एक पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। अभी भारत बायोटेक ने अमेरिका की एक कंपनी है फ्लूजेन, उसके साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया था। फिर है 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत।
तो अभी इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने कहा है कि भारत इस साल के अंत में यानी कि नवंबर दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की 2020 की एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, यानी कि उसे होस्ट करेगा। अब ये होंगे कहाँ पे, तो अभी इसका फैसला नहीं लिया गया। अच्छा, कुछ और इवेंट्स में आपको रिवाइज करा दूं, जैसे कि 2020 में ही बात करेंगे तो वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे बर्मिंघम यूएसए में, लेकिन अभी इन्हें स्थगित कर दिया गया। अब ये 2022 में होंगे। और 2022 में आपके महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। 2022 में ही महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा, कहाँ पे, स्पेन और नीदरलैंड। पुरुषों का जो होगा वो भारत में होगा। और 2022 में ही विंटर ओलंपिक गेम्स भी होंगे आपके, वो कहाँ पे होंगे, चाइना के बीजिंग में। और 2022 में ही एशियन गेम्स भी होंगे, ये चाइना के हांगझाओ में होंगे। 2022 में ही फीफा मेंस वर्ल्ड कप भी होगा, वो आपका होगा कतर में। और 2026 के 3 जगह होंगे, वो भी याद रखो, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कुछ इवेंट्स जो रद्द हो गए उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2020 में भारत में अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था, रद्द हो गया। टोक्यो ओलंपिक इस साल होने वाला था सबसे चर्चित, लेकिन इसे अभी स्थगित कर दिया गया, अब ये 2021 में होगा। रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट ये भी स्थगित कर दिया, ये भी 2021 में होगा। यूनाइटेड नेशन कॉप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, इसे भी स्थगित कर दिया गया। उसके अलावा याद रखना कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो कि चाइना के वुहान में होना था, अब ये कहाँ पे होगा, अब ये फिलीपींस के मनीला में होगा। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट है अजय सिंह। फिर है, किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयां देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आंसर होगा झारखंड में। तो अस्पतालों में जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनका मानव से संपर्क न हो, इसके लिए तो झारखंड के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह से आपको याद आता होगा, राजस्थान के जयपुर में है सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल, वहां पे भी इसी पर्पस के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था। यहाँ झारखंड की बात करेंगे, कैपिटल क्या है, रांची है। मुख्यमंत्री हैं नए बने थे हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। और हेमंत सोरेन से एक पॉइंट याद रखना कि अभी जनवरी में ही जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने हेमंत सोरेन को चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 अवार्ड दिया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो आपके आरआरबी पीयू के एग्जाम में पूछा गया था, बैंक के एग्जाम में, कि सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो रांची में है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो झारखंड के धनबाद को कहते हैं। तो ये 2 स्टैटिक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ये याद रखना। फिर है, किस राज्य सरकार के द्वारा कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया है, तो सही उत्तर होगा मणिपुर। तो देश की पहली कॉमिक पाठ्य पुस्तकों को प्राइमरी क्लास में लॉन्च करने के बाद कक्षा 3री, 4थी और 5वीं के लिए इन कॉमिक टेक्स्ट बुक्स को अब ई फॉर्मेट में लॉन्च किया मणिपुर सरकार ने, ताकि लॉकडाउन के समय स्कूल बंद है, आपको पता है, तो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी पढ़ाई जारी रह सके, इसीलिए इसका ई फॉर्मेट लॉन्च किया गया है। मणिपुर की बात करेंगे, कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और याद रखना, अभी मणिपुर सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक पहल भी शुरू की थी। अच्छा, मणिपुर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है इसकी झील और यहाँ का एक नेशनल पार्क। मणिपुर में है एक लोकटक झील जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, और जिसपे ही है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ जाता है कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस झील पे है, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है। तो इस एक ही प्रश्न से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा याद रखना, मणिपुर का एक फेयेंग गांव, उसको दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। फिर अभी स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए किसने नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया, तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने नियर बाई स्पॉट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से आप ये जान पाओगे कि आपके आसपास जरूरी चीजों को बेचने वाले जो स्टोर्स हैं वो कहाँ पर है और वो भी खुले हुए हैं या बंद है। वैसे तो ये सर्विस अभी पायलट बेसिस पे बेंगलुरु में शुरू की गई है, पर जल्दी सभी जगह शुरू हो जाएगी। गूगल, जिसकी स्थापना 1998 में हुई है, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर थे 2 जने, लैरी पेज और सर्जे बिन। वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचई। गूगल की पेरेंट कंपनी जो अल्फाबेट है ना, उसके सीईओ भी बन गए हैं सुंदर पिचई। उसके अलावा याद रखना, अभी गूगल ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जिसका नाम है टॉक बैक, उसको भी लॉन्च किया था। और अभी गूगल और एप्पल ने स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए आपस में समझौता भी किया था। वहीं बात करेंगे, अभी गूगल क्लाउड इंडिया के सीएमडी कौन बने थे, करण बाजवा बने थे। फिर है
अभी पहली बार विश्व चगास दिवस हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो पहली बार मना रहे हैं 14 अप्रैल को ये विश्व चगास दिवस इस बार, और अब से हर बार मनाया जाए। अच्छा, क्यों मना रहे हैं? तो कीड़ों के द्वारा जो रोग होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे मनाया जा रहा है। इस बीमारी का जो नाम है वो डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1909 में ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का इलाज किया था। ये चगास एक संक्रामक रोग है जो कि ट्रियाटोमाइन कीड़े के मल में पाए जाने वाले परजीवी यानी कि पैरासाइट्स की वजह से होता है। इसमें रोगी को सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि सूजन आ जाती है, बुखार रहता है, वो भी काफी लंबे समय तक रहता है। तो याद रखना, वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मना रहे हैं? 14 अप्रैल को। और इसी से मिलता जुलता एक डे आपको कंफ्यूज कर सकता है, वर्ल्ड रेयर डिजीज डे, वो फरवरी के अंतिम दिन मनाते हैं, और यह है वर्ल्ड चगास डिजीज डे। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पे हुआ था जन्म? मध्य प्रदेश के इंदौर के महू क्षेत्र में। और इनकी जो जयंती होती है 14 अप्रैल को, उसे ही हम समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है इन्हीं के नेतृत्व में तैयार हुआ था। एक दो पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग के बीच में जो अशोक चक्र है वो इन्हीं की देन है। और मरणोपरांत यानी कि 1990 में भारत रत्न सम्मान मिला था इनको, और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड मिला था इनको। इसके अलावा आपको याद भी होगा, वैसे ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे, तो ये भी जानकारी आपको रखनी है। उसके अलावा 15 अप्रैल को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस मनाया। फिर है, पर्यटन मंत्रालय ने अभी कौन सी वेबिनार सीरीज यानी कि एक तरह की वेब सीरीज शुरू की है? तो सही उत्तर होगा देखो अपना देश। तो भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में डीप जानकारी यानी कि गहरी जानकारी देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज शुरू की है। मतलब इसमें आपको ऑनलाइन चीजें दिखाई जाएगी। तो पहले वेबिनार में दिल्ली का लंबा इतिहास दिखाया गया और इसका शीर्षक टाइटल था सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी। फिर इसके बाद कोलकाता की बारी है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे इस तरह से चीजें चलती जाएगी। अच्छा, हमारे पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल है। फिर अभी G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया? तो आंसर होगा भारत। एक्चुअली में अभी G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने, और इसमें भारत की तरफ से हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें ही भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया। खपत मतलब होता है कंज्यूम करना। फिर है, अभी कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 सैंपल की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो पूल टेस्टिंग में क्या होता है, काफी सारे सैंपल्स का एक साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने 10-10 के पैकेट बना लिए, मतलब 10 सैंपल एक साथ ले लिए, उनके एक साथ हमने टेस्ट कर दिया। तो अगर सारे के सारे जो सैंपल हैं उनका टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उन सैंपल में से कोई भी सैंपल अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर हम उसका इंडिविजुअल यानी कि उसकी व्यक्तिगत टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि इस टेक्निक के साथ कई सारे सैंपल्स की जांच एक साथ हो सकती है, और इससे राज्य की टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो कैपिटल इसकी लखनऊ है। याद रखना, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ, और इस साल का डिफेंस एक्सपो भी आपका लखनऊ में हुआ था। उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा याद रखना, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सबसे ज्यादा राशन वितरण करके एक रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है जिसने एक दिन में सबसे ज्यादा राशन का डिस्ट्रीब्यूट किया हो। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में 1.5 लाख टन निशुल्क चावल बांटे हैं। तो इस तरह का ये रिकॉर्ड है। और कुछ और पॉइंट बता दूं मैं आपको, जैसे कि देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बनेगी। देश का पहला हाथी अस्पताल आप जानते ही मथुरा में है। देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय ये भी आपका मथुरा में है। और देश का पहला जानवरों का जो युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल है, ये भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। उसके अलावा अभी नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी उसमें टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीम 11 नाम से अंतर विभागीय समितियों का गठन भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखना।
फिर है अभी किस देश ने भारत को $155 मिलियन मूल्य के एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो ये जो मिसाइल है इनके नाम है टॉर्पीडो लाइट वेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल, और इन मिसाइलों को भारत $155 मिलियन में खरीदेगा। ये जो हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल है ये एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे दुश्मनों की नाव या जहाज पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो टॉर्पीडो लाइट वेट मिसाइल है ये पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे पानी के नीचे से या ऊपर से लॉन्च किया जाता है। और ये जो टॉर्पीडो लाइट वेट मिसाइल है ये पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे पानी के नीचे या ऊपर लॉन्च किया जाता है। और याद रखना अमेरिका से हम एक रोमियो और अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं, जबकि फ्रांस से हम राफेल जेट और मेटियोर मिसाइल खरीद रहे हैं। रशिया की बात करेंगे तो रशिया से हम क्या खरीद रहे हैं, एक तो S-400 मिसाइल और AK-203 असॉल्ट राइफल्स खरीद रहे हैं। इजराइल से हम स्पाइस बॉम्ब्स खरीद रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखना। और अभी अमेरिका ने ये घोषणा भी करी थी कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड अब से नहीं देगा। ये पॉइंट भी अभी न्यूज में था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है किसने कोविड-19 नमूनों यानी कि सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए कोवसैक कियोस्क तैयार किया है? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने कोविड-19 मरीजों के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए ये कोवसैक कियोस्क डेवलप किया है। तो इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो आप इमेज में फोटो देख रहे होंगे, इस तरह का चैम्बर ये होता है। तो इस चैम्बर के अंदर आपका मरीज जाता है और स्वास्थ्य कर्मी होता है वो बाहर रहता है और बाहर से ही ग्लव्स के थ्रू उसके सैंपल ले लेता है। जब मरीज चैम्बर से बाहर निकल जाता है तो चैम्बर में जो स्प्रे लगे होते हैं वो ऑटोमेटिक स्प्रे करते हैं और उसे सैनिटाइज कर देते हैं और वो चैम्बर फिर से तैयार हो जाता है किसी दूसरे मरीज के सैंपल लेने के लिए। डीआरडीओ की बात करेंगे, याद रखना अभी कुछ न्यूज मैं आपको बताता हूँ जो डीआरडीओ न्यूज में था। अभी इसने विप्रो 3D के साथ मिलकर के फुल फेस शील्ड तैयार किया। अभी इसने फुल बॉडी डिसइंफेक्शन चैम्बर बनाया। इसने जेव सूट यानी कि बायो सूट बनाया। उसके अलावा आपातकालीन निकासी बैग बनाया, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर, ये सब बना रहा है जो कि कोरोना से निपटने के लिए चाहिए हमें। इसकी स्थापना कब हुई थी, जब नासा की स्थापना हुई थी। और नासा की कब हुई थी, 1958। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, जिन्हें 2019 में मिसाइल सिस्टम का अवार्ड भी मिला था। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं, 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को ही इसकी स्थापना हुई थी। फिर अभी किसे 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अब्देलवहाब अस्साउई। ये अल्जीरिया देश के लेखक हैं अब्देलवहाब अस्साउई और अभी इन्हीं को 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह अवार्ड डॉन मीर के द्वारा 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास, उनके नॉवल द स्पार्टन कोड के लिए मिला है। ये जो इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड है, आपको बता दूं, ये अरब देशों में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और सबसे इम्पोर्टेंट साहित्यिक पुरस्कार है। और ये पुरस्कार लंदन के जो द बुक प्राइज फाउंडेशन है उसके सहयोग से दिया जाता है। बाकी जो ये नाम लिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जालिला हैदर, ये पाकिस्तान की नागरिक है और इन्हें मिला था इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड 2020 के लिए। जादव पायेंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला था। उसके अलावा 2020 के लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार भी मिला था और इन्हीं को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। बाकी वी प्रवीण राव की बात करेंगे, MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था। MS स्वामीनाथन आप जानते ही होंगे, हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। फिर है अभी किसने सामाजिक नवाचार यानी कि सोशल इनोवेशन के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा टाटा पावर ने। और ये पुरस्कार इसने अपने क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता है। टाटा पावर ये हमारे देश की सबसे बड़ी एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। एडिसन अवार्ड की बात कर लेंगे तो ये दुनिया भर के जो बेस्ट इनोवेशंस और इनोवेटर्स होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1987 में। थॉमस अल्वा एडिसन की याद में इसको दिया जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन, साइंस का क्वेश्चन है आपका, पढ़ा होगा आपने, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। टाटा पावर की बात कर लेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं प्रवीर सिन्हा। फिर अभी किसे केयर रेटिंग्स के MD CEO के पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय महाजन को। बाकी यहाँ पे और नाम मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे हैं और एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको एक साथ याद रहे। जैसे कि अजय कुमार अभी नया अपॉइंटमेंट है, युगांडा में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे। अजय भूषण पांडे ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, जबकि अजय कुमार हमारे रक्षा सचिव हैं। इनके अलावा एक और नाम मैंने आपको बताया था अजय कुमार भल्ला का, वो गृह सचिव है। तो आप इन दो नाम में ही कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो अजय कुमार जो कि रक्षा सचिव है और एक है अजय कुमार भल्ला जो हमारे गृह सचिव हैं। केयर्स रेटिंग की बात करेंगे, 1993 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO तो बन गए हैं अजय महाजन।
फिर है अभी किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा विनीत अरोड़ा को। ये पहले एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी सीईओ थे। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हो, विरूपाक्ष मिश्रा अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने। संजय अग्रवाल ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने थे, मतलब फिर से रीअपॉइंट हुए थे, पुनः नियुक्त हुए थे। परागराज भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। पेटीएम की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में है। 2010 में स्थापना हुई थी। फाउंडर के हैं विजय शेखर शर्मा। और अगर बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ कौन है, तो सतीश कुमार गुप्ता है। फिर अभी भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानें रिटेलर शॉप्स की एक श्रृंखला किस नाम से शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा सुरक्षा स्टोर। तो लॉकडाउन के समय सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए आप यहाँ से जो भी आपकी जरूरत के सामान है वो खरीद सकते हो। ये कोई अलग दुकानें नहीं होंगी, ये आपके आसपास की जो स्टोर्स होंगे, जो शॉप्स हैं, उन्हें सैनिटाइज करके सुरक्षा स्टोर्स में बदला जाएगा। और वहाँ पे कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा जाएगा। तो बस वही है सुरक्षा स्टोर, ये नाम ध्यान रखना है आपको। फिर है अभी किसने फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरएक्टिव सेवा शुरू की है, तो आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि कोरोना वायरस प्रकोप के बारे में आम जनता को सही जानकारी दी जा सके। तो अगर आपके भी कोविड-19 को लेकर के कोई प्रश्न है तो यहाँ से आप उसके जवाब प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, 7 अप्रैल को एक बार मैं आपसे फिर सेम प्रश्न पूछूंगा, 7 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं हम, ये आप मुझे बताओ। बाकी इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड है तेदरोस अधानोम। इसके अलावा याद रखना, अभी कुछ समय पहले इसने हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज भी शुरू किया था। और एक और प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि WHO के साथ कौन सी एक्ट्रेस ने कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए समझौता किया था, तो इसका तो आंसर मैं बता देता हूँ, प्रियंका चोपड़ा होगा और आप जानते भी होंगे। फिर अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र सेशन स्थगित कर दिया गया। आपको बताना ये कहाँ पे होना था, तो ये इसी साल होना था जून जुलाई में चाइना के फुजियान प्रांत के फूजो में, पर कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑद्रे उजाले इसके डायरेक्टर जनरल हैं और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसकी स्थापना वर्ष में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो सिंपल सा याद रखो, 1945 में तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था और 1946 में यह अस्तित्व में आया था। बाकी और भी सारे कई इवेंट्स रद्द हुए हैं जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं कि कहां पर कौन से होंगे, तो उसका मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमसे जुड़े हुए हैं काफी समय से, उन्होंने तो देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं। जो नए स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो आप लोग उसे देख लेना। फिर कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अपने ग्राहकों को, अपने एजेंटों को 5 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर देगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। और इस प्रकार की सेवाओं का विस्तार करने वाली ये भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। बाकी इसके ऑप्शन से भी मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहूंगा, जैसे कि ICICI लोम्बार्ड हमने पढ़ा था। फ्लिपकार्ट के साथ कोविड-19 को कवर करने के लिए एक विशेष बीमा पॉलिसी इसने शुरू की थी। उससे पहले इसने भारत पे के साथ भी मिलकर दुकानदारों के लिए बीमा सुविधा शुरू की थी। बाकी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसने एयरटेल पेमेंट के साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की थी। और उससे पहले इसने DBS बैंक के साथ भी समझौता किया था कोविड-19 को कवर करने के लिए एक बीमा पॉलिसी शुरू करके। बाकी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसने फोन पे के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी कोरोना केयर लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कई जानकारी दे दी है। बाकी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके MD CEO है ऋषि श्रीवास्तव। फिर है कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए, तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया ने कोविड-19 महामारी के बीच देश के संसदीय चुनाव को आयोजित किया और इस तरह से कोविड-19 महामारी के बीच नेशनल इलेक्शन करवाने वाला ये पहला देश बन गया साउथ कोरिया। और इस चुनाव में खास बात ये हो गई कि 62.6% वोट पड़े, जो कि 28 साल में अब तक नहीं पड़े थे, यानी कि सबसे ज्यादा है। और साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति है मून जे इन, उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, तो अब दूसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे मून जे इन। साउथ कोरिया की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। कैपिटल इसकी सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट तो है मून जे इन। याद रखना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, 38th पैरेलल कहते हैं।
और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो, 49th पैरेलल किसे कहते हैं? तो यूएसए और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं बताओ? तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और भारत चाइना के बीच की को मैकमोहन रेखा कहते हैं। फिर है आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आंसर होगा महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। तो अब रद्द क्यों कर दिया? क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये बैंक है आपके गोवा का। आरबीआई की बात करेंगे, इसकी स्थापना याद रखो 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। मैंने आपको बताया था आरबीआई में एक होता है गवर्नर, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो इसके 3 डेप्यूटी गवर्नर हैं। क्यों? क्योंकि एक जो डेप्यूटी गवर्नर थे NS विश्वनाथन, अभी मार्च में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 3 के नाम याद रख लो। बीपी कानूनगो, ये भी नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था और अभी इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। अभी नए बने थे, उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा और जो एक है उनका नाम है महेश कुमार जैन। इसके अलावा याद रखना अभी आरबीआई ने एक ट्विटर अभियान भी शुरू किया था और उस अभियान का प्रचार करेंगे कौन? अमिताभ बच्चन। अच्छा, आरबीआई से एक और क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अभी आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया है। अभी हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, इसके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो सबको घटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी रिवर्स रेपो रेट को फिर से घटा दिया। और कितना कर दिया? 3.75% कर दिया। अब पहले तो ये समझ लो ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो जो बैंक है वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो आरबीआई उन जमा पैसों का बैंकों को जो ब्याज देता है जिस रेट के साथ, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इससे होगा क्या कम करने से? अब ये रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया तो आरबीआई को कम ब्याज देना पड़ेगा। तो बैंक वाले सोचेंगे यार हम आरबीआई में अपना पैसा जमा क्यों करें, हम इस पैसे को मार्केट में देंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, तो तरलता बढ़ेगी। क्योंकि अब आपको पता है कोरोना वायरस महामारी से आर्थिक संकट आने वाला है, तो उसी को कम करने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है ताकि जो बैंक है वो आरबीआई में अपना पैसा कम जमा करें और उसको मार्केट में ज्यादा दें, मतलब लोन ज्यादा दें आम पब्लिक को। बाकी और भी रेट्स में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रेपो रेट 4.4% है, रिवर्स रेपो रेट हमने देखा 3.75% हो गया, कैश रिजर्व रेशो 3% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों बराबर होती है, वो है 4.65% और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो है 18%। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी का मतलब क्या होता है? देखो बाकी को मतलब मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैंने आपको बोला भी है इन टर्म को समझाने के लिए एक छोटा सा ऑडियो बना करके मैं अपनी खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे जब भी आपको समय मिले, जैसे भी समय मिले, कानों में ईयरफोन लगाओ और ऑडियो को सुनते जाओ। ऑडियो का यही बेनिफिट है। तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे सर्च कीजिए क्रैक जीके ट्रिक्स। वहां पे अपने ऑडियोज आपको मिल जाएंगे और वहां पे हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका ऑडियो बना करके मैं वहां अपलोड कर देता हूं, क्योंकि सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, वीडियोज में बहुत टाइम लगता है। फिर है अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? सही उत्तर होगा तमस अजान। तो अभी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख थे ये तमस अजान, पर इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया इस्तीफा? क्योंकि इन पे भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोप लगे थे। तो इनके जाने के बाद अमेरिका की जो उर्सुला पापेंड्रिया वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम संभालेंगी। बाकी और भी नाम मैं आपको बता दूं जो भी न्यूज में थे, जैसे कि जेफ वेनर लिंक्डइन के सीईओ थे, अभी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। आबिद अली नीमचवाला आप जानते ही हो, विप्रो के सीईओ थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और अरुंधति भट्टाचार्य क्रिसिल बोर्ड से इस्तीफा दे दिया इन्होंने, और अब ये सेल्सफोर्स इंडिया की चेयरपर्सन बन गई है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की बात करेंगे, 1905 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर याद रख लो आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हंगरी बुडापेस्ट में है। फिर है 2022 के एशियन पैरा गेम्स का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट किसे चुना गया है? तो आंसर होगा फेई फेई को। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 में ये एशियन पैरा गेम्स होंगे कहाँ पे? तो ये चाइना में होंगे, चाइना के हांगझाओ में, और ये इसका चौथा संस्करण होगा जो कि 9 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। और याद रखना इस बार इसमें 2 नए गेम जोड़े गए हैं, टाइक्वांडो और पैरा कैनोइंग, और इस तरह से इसमें टोटल 22 खेल हो जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताना इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसमें 2 नए गेम को जोड़ा गया था, वो 2 नए गेम कौन कौन से हैं? तो फेई फेई की अगर हम बात करेंगे तो पहले वाले फेई का मतलब हो गया उड़ते हुए पक्षी, जबकि दूसरा फेई अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है, अच्छा इसके अलावा जो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन और चेन चेन,
ये अभी हमने पढ़ा भी था। 2022 में जो आपके 19वें एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में, उसके लिए ये मैस्कोट चुने गए थे, ये 3 फेमस रोबोट जिन्हें कहते हैं स्मार्ट ट्रिपल्स। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसी साल 2020 के एंड में जो नेशनल गेम्स होंगे हमारे गोवा में, उसका शुभंकर चुना गया है रूबी गुला को, जो कि एक फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है, और ये फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल गोवा का स्टेट बर्ड है, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा 2022 में ही जो आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे चाइना के बीजिंग में, उनके शुभंकर की बात करें तो, और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए। देखो, विंटर ओलंपिक की बात करेंगे तो फिर उसका शुभंकर है मुस्कुराता हुआ पांडा, जिसे बोलते हैं बिंग ड्वेन ड्वेन। और विंटर पैरालंपिक की बात करेंगे तो शुभंकर होगा चीनी लालटेन, जिसे कहते हैं श्वेन रॉन रॉन। जबकि इस साल जो टोक्यो ओलंपिक आपके होने वाले थे, जिन्हें स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए, उसके शुभंकर भी एग्जाम में आ चुके हैं, याद रखना। मिराई तोवा और सोमाइटी इसके शुभंकर है। फिर है अभी MTNL का CMD किसे बनाया गया है, तो आंसर होगा PK पुरवार को। तो PK पुरवार आपको बता दूं, ये वर्तमान में BSNL के CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और अभी इन्हीं को MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है। बाकी विनीत अरोड़ा याद रखना, ये अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के CMD बने थे। विरूपाक्ष मिश्रा हमने पढ़ा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। और राजेश कुमार आप जानते होंगे, सिबिल के MD CEO बने थे। सिबिल मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। BSNL मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, स्थापना सन 2000 में हुई थी। अच्छा, BSNL से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो MC मैरीकॉम है। MTNL की बात करेंगे, फुल फॉर्म हो गई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। तो हीमोफीलिया क्या होता है ये? अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है, यानी कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, मतलब उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड कोटिंग नहीं होती है। अगर आप उसे एक पिन चुबा दोगे तो उसमें से खून निकलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं क्योंकि ब्लड कोटिंग नहीं हो रही है। तो ये एक अनुवांशिक रोग है। और मुझे आप बताओ, ब्लड कोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन K। तो हीमोफीलिया यानी कि अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है हर साल 17 अप्रैल को। और इसे मनाता कौन है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, जिसकी स्थापना की थी फ्रैंक श्राबेल ने, और उनका जन्मदिन होता है 17 अप्रैल को, इसीलिए हम 17 अप्रैल को ये दिवस मनाते हैं। इस बार इसका ये 30वां संस्करण है, याद रखना। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि इस बार की थीम क्या रही, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। और एक स्टैटिक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका हेडक्वार्टर आप मुझे बताओ। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जहां पर वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है, वहीं पर इसका है। अब बता दो। फिर अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो आंसर होगा 0%। और ये सब हो रहा है कोरोना वायरस के कारण, और ये पिछले 60 सालों में अब तक की सबसे कम वृद्धि दर बताई गई। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया था वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, तो 1.9%, जबकि चाइना का बताया था 1.2%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर आपका है वॉशिंगटन DC में, स्थापना 1945 में हुई थी, और इसके MD CEO है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और एक और अपॉइंटमेंट याद रखो, अभी IMF के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य बनाया गया था रघुराम राजन को। अच्छा, कुछ और मैं आपको रेट्स बता देता हूं जो अभी न्यूज में थी, सारी की सारी एक साथ। अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो 1.5 से 2.8% के बीच में। यूनाइटेड नेशन ने कहा 4.8% रहेगी, फिच रेटिंग ने कहा 2 रहेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा 4% रहेगी, इंडिया रेटिंग ने कहा 3.6% रहेगी, और S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा 3.5% रहेगी। क्रिसिल ने भी 3.5% कहा है, और SBI ने और घटा दिया है, और अब उसने कह दिया है मूडीज ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कहा था 2.5%। ये सारी रेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी कि बिल्कुल अपडेटेड है आज तक। आगे अगर चेंज होती है तो मैं आगे आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको अपडेटेड वाली ही ध्यान रखनी होती है। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये तो बार बार चेंज हो जाती है, एग्जाम में थोड़ी ना पूछी जाएगी, हम कब तक याद रखें। तो करंट अफेयर्स का मतलब क्या हो गया? आप डेली अपडेटेड रहो। एग्जामिनर यही तो जानना चाहता है, वो आपसे अपडेटेड वाली पूछेगा, जो कुछ समय पहले लेटेस्ट चेंज हुई होगी। वो जानना चाहता है कि आप न्यूज से अपडेटेड हो या नहीं हो, इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और हर बार डेली करंट अफेयर जब हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो मैं सारे अपडेटेड वाले आपको रिकॉल कराता हूँ। यही हमारे साथ आपको पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा है। पढ़ाते तो बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको सारी चीजें रिकॉल कराता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी। पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितनी चीजें याद रहेंगी, याद रहना इंपॉर्टेंट है।
फिर है बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के कारण आईपीएल को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो आंसर होगा अनिश्चित काल के लिए। आपको याद होगा ये आईपीएल इस साल मार्च में होने वाले थे, ये इसका 13वां संस्करण था, पर फिर कोरोना वायरस के कारण इसे 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन कोरोना वायरस थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो अब इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, अभी श्रीलंका ने ऑफर भी दिया है कि आप ये आईपीएल हमारे यहाँ पे करवा सकते हैं। अब कराना न कराना उनके ऊपर है, कराएंगे, न्यूज बनेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म हो गई। स्थापना 1928 में हुई थी। अध्यक्ष का नाम याद रख लो, सौरव गांगुली है, और इसके सचिव हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। ये नाम एग्जाम में आ चुका है। सीईओ है राहुल जोहरी। फिर है अभी किस बैंक ने सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान शुरू किया है, तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो अभी तो वैसे पायलट बेसिस पे इसे कोलकाता में शुरू किया गया है, बाद में धीरे धीरे से और भी जगह शुरू कर दिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ है आदित्य पुरी, और इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अच्छा, एचडीएफसी बैंक से कुछ याद आया होगा आपको, अभी चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने एचडीएफसी फाइनेंस में अभी तक 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है। बाकी कर्नाटक बैंक भी अभी न्यूज में था। इसके एमडी सीईओ फिर से रीअपॉइंट हुए थे, पुनः नियुक्त, महाबलेश्वर एमएस नाम है उनका। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ भी रीअपॉइंट हुए थे, संजय अग्रवाल नाम है उनका। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने परागराज। फिर है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है, तो आंसर होगा भारत। तो अभी sportstechx.com ने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें बताया है कि भारत में 41.1% स्टार्टअप स्पोर्ट्स के हैं, और इसी के साथ भारत एशिया में नंबर 1 स्पोर्ट टेक देश बन गया है। भारत पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है इजराइल, और तीसरे नंबर पे है चाइना। और अगर एशिया के टॉप 10 स्पोर्ट्स टेक शहरों की बात की जाए, तो उसमें भी भारत के 4 शहर आते हैं, जिसमें पहले ही नंबर पे आता है बेंगलुरु 10.8% स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स के साथ। सेकंड नंबर पे सिंगापुर है। अच्छा, 4 शहर कौन कौन से हैं टॉप 10 में? बेंगलुरु पहले नंबर पे हो गया, मुंबई चौथे नंबर पे है, दिल्ली 5वें पे आता है, और चेन्नई आता है 7वें पे। फिर है अभी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किसे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया, तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को। तो विश्वनाथ आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, और इन्हें ही अभी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत बनाया है। ये वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ये भारत में पर्यावरण के लिए संरक्षण का काम देखती है। बाकी कुछ और नाम भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें रोहित शर्मा, ये अभी हमने पढ़ा ही था, इसके लिए मैंने आपको अलग से क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने ये दोनों इन्वॉल्व कर दिए हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाए और हमारा टाइम बच सके। कंटेंट तो उतना ही रहेगा। तो रोहित शर्मा अभी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? क्रिक किंगडम के, जो कि दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है, उसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऋषभ पंत आप जानते ही हो, JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और शार्दुल ठाकुर ये टाटा पावर के बने थे। और टाटा पावर से एक प्रश्न हमने पीछे पढ़ा भी था कि टाटा पावर ने सोशल इनोवेशन के लिए एडिसन अवार्ड भी जीता था। बाकी कुछ और नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि शेफाली वर्मा न्यूज में रही थी, पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। करीना कपूर प्यूमा की बनी थी। तमन्ना भाटिया MPL मोबाइल प्रीमियर लीग की बनी थी। और अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, विश्वनाथ आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, उसका नाम भी याद रखना, माइंड मास्टर है। फिर है टेलीकॉम उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक सभा, जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा 2024 में। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पॉइंट कि इस साल फरवरी में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन ये अभी बताया गया, अब इसको 2024 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? बार्सिलोना पे, जहाँ ये पहले होने वाली थी। तो गाइज ये लीजिए, अप्रैल मंथ के 3rd वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। मेरी तरफ से कवर हुआ है, अभी आपकी तरफ से कवर नहीं हुआ, इस गलत फहमी में मत रहना। आपकी तरफ से कवर कब होगा? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो अभी जाइए अपनी क्रैक जीके ट्रिक्स के एप्लीकेशन में इसका टेस्ट लगाइए, और वहां पे अगर आपका स्कोर सही रहता है, देखो अभी अभी वीडियो देख करके आप टेस्ट लगाने जाओगे तो मान के चलो हमने इसमें करीब 40 के आसपास क्वेश्चन कवर किए, तो 38, 39, 40 तक तो आपके क्वेश्चन आने ही चाहिए, इतने आंसर तो बनने ही चाहिए। तब मान के चलना आपका भी ये पार्ट अपनी तरफ से कवर हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीच बीच में इनके रिवीजन भी आप करते रहा करो। ऐसा नहीं आज वीडियो देख लिया, आज टेस्ट लगा लिया, आज तो चीजें आपको याद रहेगी। हमें आज के लिए तैयारी नहीं करनी है केवल, हमें कल के लिए भी तैयारी करनी है, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो बीच बीच में समय जब भी मिलता रहे, कोई भी टेस्ट आप उठाओ, कोई भी वीकली उठा लो, कोई भी मंथली उठा लो, कोई भी डे वाला उठा लो, और टेस्ट लगाओ और देखो चीजें आपको याद है या नहीं है। और नहीं है तो उसका रिविजन करो, 2-3 बार टेस्ट दो, चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, माना मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, आपको सारी
सारी चीजें डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन चीजें आपको खानी तो पड़ेगी। खाना डायरेक्ट मिलने से क्या होता है, आपको खाना पड़ेगा, उसे पचाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दो। और प्लीज अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेहनत अच्छी लग रही है, तो इन्हें शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में इन वीडियोस के लिंक को शेयर जरूर किया करो। थैंक यू।